हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का आलम छाया हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो आईएमएफ का विश्लेषण एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये हमें आर्थिक मंदी से निकलने में किस प्रकार सहायता कर सकता है। आपने काफ़ी आर्टिकल भी पढ़ चुके होंगे कि काफ़ी देश गुहार लगा चुके हैं आईएमएफ से कि उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो मंदी से अपने आप को बचाए। तो आइए देखते हैं क्या है कि 1943 में मौद्रिक प्रणाली में आए अव्यवस्था को ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं शुरू की गई। इन वार्ताओं में अमेरिकी प्रस्ताव, ब्रिटेन प्रस्ताव को सुना गया और उनके द्वारा योजना बनाई गई। कहने का मतलब ये है कि 1943 से पहले पूरे विश्व में अव्यवस्था हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए और भुगतानों के लिए और बाकी सारे पूंजी वगैरह के लिए अव्यवस्था हो गई थी, जिसके कारण उनको ठीक करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी देश आपस में बात कर रहे थे। इनमें जो दो प्रमुख देश थे वो ब्रिटेन थे और एक अमेरिका थे। इन दोनों ने आपस में अलग अलग तरीक़ों से अपने अपने प्रस्ताव पास किए गए। ब्रिटेन की तरफ से जेएम केंजियन ने प्रस्ताव दिया, जिसे जिसे केंजियन योजना भी कहा जाता है। और अमेरिका ने डेक्स्टर और वाइट जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी अपने सुझाव दिए। तो उन्हीं के आधार पर 44 देशों के प्रतिनिधियों में अमेरिका में ब्रिटेन वुड और न्यू हैम्पशायर में एक सम्मेलन हुआ, जिसके अंदर ब्रिटिश और अमेरिका दोनों के बीच समझौते पर सहमति बन गई और आईएमएफ की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई। शुरुआत में इसके 30 सदस्य थे, परंतु इसे मार्च 1947 में अपना कार्य आरंभ कर दिया। इस समय इसके सदस्यों की संख्या 189 है, 189 है। इसका अब देखते हैं कि इसने इस तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया। इसके बाद देखेंगे इसका उद्देश्य कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसको बनाने के लिए। तो भाई एक तो ये इसका सबसे मेन उद्देश्य ये था कि यह एक स्थायी संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन करना, कि एक ऐसी स्थायी संस्था की स्थापना की जाए जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन करे, कि भाई मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन करे, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विषयों पर सलाह और सहयोग उपलब्ध कराए, कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर देशों को विश्व रूप से मौद्रिक सलाह दे और साथ साथ सहयोग भी उपलब्ध कराए। दूसरा, विश्व व्यापार, एक इसका अगला उद्देश्य यह था कि विश्व व्यापार का विस्तार हो, संतुलित विकास हो, इसके द्वारा रोजगार बढ़े और वास्तविक आय हो, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, और साथ साथ सभी देशों के उत्पादक संसाधनों का विकास करना था, कि जो भी उत्पादक संसाधन है उनका अच्छे से विकास करना है ताकि वहाँ पे विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और विनिमय दर की स्थिरता को प्रोत्साहन करना है, कि जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स तरीके से रहे। और बहुपक्षीय व्यापार की पुनः स्थापना करनी है, कि भाई देशों के बीच में बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भुगतान से इसकी अवधि BOP और असंतुलन की मात्रा में कमी लाना है साथ साथ इसका। और सदस्य देशों के पर्याप्त बचाव के अंतर्गत कोष के संसाधनों को उपलब्ध करके उनमें विश्वास पैदा करना है। कहने का मतलब ये है कि कोष के संसाधन उपलब्ध कराने हैं और उनमें विश्वास पैदा करना है, और वे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि को नष्ट होने वाले उपायों का प्रयोग न करें, इस तरीके से। तो इसके बाद फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संगठन, कि IMF के संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संगठन में गवर्नरों का बोर्ड होता है, कार्यकारिणी बोर्ड होता है, प्रबंधक निदेशक होता है, परिषद होता है और स्टाफ होते हैं। तो इसका जो IMF का मुख्य हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के वाशिंगटन में है। इसके बाद गवर्नरों का बोर्ड और कार्यकारिणी बोर्ड के द्वारा अस्थायी और स्थायी नियुक्तियां भी की जाती है, यानी कि इनके जो स्टार्टिंग के गवर्नर का बोर्ड और कार्यकारी बोर्ड है उनके द्वारा इसमें जो इसके स्थायी नियुक्तियां भी की जाती है और एक अस्थायी नियुक्तियां भी की जाती है। अब देखेंगे जो IMF का सबसे ऊपरी ढांचा है उसे गवर्नरों का बोर्ड कहते हैं। प्रत्येक सदस्य देश द्वारा नियुक्त एक गवर्नर तथा एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। आमतौर पर किसी देश का वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक का गवर्नर ही यहाँ का गवर्नर होता है, और इन गवर्नरों की साल में एक बार बैठक होती है। इसके बाद कार्यकारी बोर्ड, तो ये
गवर्नर बोर्ड के नीचे है। अधिकतर निर्णय लेने की संबंध शक्तियाँ कार्यकारिणी निदेशकों बोर्ड के सुपुर्द की गई है, कि जो अधिकतर कार्य के निर्देश जो निर्णय लेंगे या निर्देशन करेंगे, जो शक्ति संबंधी है, वे कार्यकारी बोर्ड के अंतर्गत है। प्रबंधक निदेशक, ये यह कार्यकारी निदेशक के बोर्ड का अध्यक्ष होता है, कि भाई जो प्रबंध निदेशक है वह कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष होता है और उसे वोट का अधिकार प्राप्त नहीं है। कार्यकारी बोर्ड फंड का सबसे शक्तिशाली अंग है। वह आईएमएफ के समझौते की धाराओं के द्वारा दी गई विस्तृत शक्तियों और गवर्नरों के बोर्ड के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है जी, वो सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। उसके बाद परिषद है और उसके बाद स्टाफ है। अब देखेंगे हम, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आएगा इसके अंदर, आईएमएफ का कोटा। आपने सुना भी होगा कि आईएमएफ का कोटा है, प्रत्येक देश का इतना कोटा है, इस देश का इतना कोटा है, कि अमेरिका का 17% कोटा है और जापान का 6.5% है, चाइना का 6.41% कोटा है और इंडिया का 2.7% कोटा है। तो आइए समझते हैं कि कोटा होता क्या है और ये किस तरीके से निर्धारित होता है। एक देश के आईएमएफ का सदस्य बनने पर उसके लिए अंशदान और उसके वोट का अधिकार और उसके निकास अधिकार के संबंध में कोटा निर्धारित किया जाता है। तो अब देखेंगे निर्धारित कैसे होगा। देखो, राष्ट्रीय आय का 2% हो सकता है, या गोल्ड या डॉलर का 5% हो सकता है, एवरेज एनुअल आयात का 10%, वार्षिक निर्यात का 10% हो सकता है और इसमें वृद्धि भी हो सकती है टाइम पे। अब देखेंगे कि अंशदान की मात्रा, अब देखेंगे कि मान लो किसी देश, कोई देश है, उसने आईएमएफ से लोन ले लिया है, तो वो किस तरीके से उसको अंशदान है कि तो किस तरीके से वो उसका भुगतान करेगा। तो भुगतान करने के लिए मान लो हमने किसी करेंसी में आईएमएफ से लोन ले लिया, तो हम क्या करेंगे, उसे उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। तो अंशदान की मात्रा का 25% भाग देश को या तो गोल्ड में देना पड़ेगा या अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा, और बाकी जो 75% राशि है वो अपनी घरेलू उसके अंदर उसको दे सकता है। फिर देखेंगे इसके कार्य क्या होता है। यह एक अल्पकालीन संस्था के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये अल्पकालीन साख संस्था है। सॉरी, गलती से लिखा नहीं गया। कहने का मतलब है ये शॉर्ट टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करता है, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ना कि लॉन्ग टाइम के लिए। दूसरा, सभी देश की करेंसियों के भंडार है, कि भाई इस देश के पास है ना, सभी देशों की करेंसियों के भंडार के रूप में कार्य करता है, कि सभी देशों की भंडार की शक्ति है इसके पास, और कोई भी देश किसी भी करेंसी में इससे उधार ले सकता है। उसके बाद आईएमएफ विदेशी विनिमय को उधार देने की संस्था है, कि यह चालू सौदों को यह सदस्य देशों को केवल चालू सौदों, न कि पूंजी सौदों की वित्त व्यवस्था के लिए विनिमय के रूप में ऋण देता है, यानी कि चालू सौदों के लिए ऋण देता है, न कि पूंजी के लिए। ठीक है। उसके बाद यह समता मूल्य में परिवर्तन किया, एक देश की करेंसी का समता मूल्य में परिवर्तन किया जा सकता है, जो एक देश की करेंसी है उसकी पर वैल्यू में परिवर्तन किया जा सकता है। आईएमएफ ऐसी प्रणाली उपलब्ध कराता है जिससे विनिमय दर में आसानी से सुधार किए जा सकते हैं, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें आसानी से सुधार किए जा सकते हैं, जिससे कि दीर्घकालीन बीओपी की स्थिति में सुधार लिया जा सकता है। और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय सलाह दे सकता है, साथ साथ मौद्रिक और राजकोषीय विषयों में आर्थिक समस्याओं के बारे में तकनीकी सलाह भी उपलब्ध कराता है। ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तरलता। तो जैसे कि आपको पता है लिक्विडिटी, इंटरनेशनल लिक्विडिटी, जब हम देखते हैं कि काफ़ी देशों के पास काफ़ी बार भुगतान करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं और उनके पास लिक्विडिटी की बिल्कुल कमी हो जाती है, तो इसके अंदर आईएमएफ किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किसी देश की बाहरी ऋणों की 3 ढंग से निपटाया जा सकता है। मान लो अगर हमने किसी बाहर देश से लोन ले रखा है, अब उसको निपटाना है, तो उसको 3 तरीके हैं। मान लो किसी देश के पास विदेशी मुद्रा ख़त्म हो जाए, अब उसको भुगतान करना है, तो वो किस तरीके से करेगा। तो इसके लिए भुगतान करने के लिए, बाहरी ऋणों को भुगतान निपटारा करने के लिए 3 तरीका। पहला, ऋणों का प्रतिकार सोने व किसी करेंसी के हस्ताक्षर से किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि या तो आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड के रूप में आप कर सकते हो, या विदेशी कोई डॉलर वगैरह है या कोई अदर है तो उसके अंदर करोगे। लेकिन अगर नहीं है तो आप क्या करोगे
क्या करोगे? अब दूसरा देखेंगे, भुगतान संचय सुविधाओं से किया जा सकता है। जो हमने संचय सुविधा है हमारी, उससे किया जा सकता है। ऋण के निपटारे के ढंग से एक देश ऋणों के भुगतान को ऋण लेने वाले देश की करेंसी में स्वीकार कर लेता है। यानी कि जिस ऋण करेंसी में हमने ऋण लिया था, अगर उसी करेंसी में अगर हम दूसरे देश को ऋण दे रहे हैं तो स्वीकार कर लेता है। तो इस तरीके से वहाँ भुगतान हो सकता है। और मान लो तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का निपटारा विदेशी करेंसियों व आहरण अधिकारों के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऋण है उसका निपटारा करेंसी विदेशी करेंसी द्वारा करा जाएगा, या स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं हमारे, उनके द्वारा उस देश को भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय तरलता। अब देखेंगे इसको, अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने में मुद्रा कोष की भूमिका क्या है, यानी IMF की भूमिका क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वृद्धि, तो सबसे पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वृद्धि करनी पड़ेगी। जो मुद्रा कोटे में वृद्धि, यानी कि जिस देश का जितना सदस्य कोटा है उसको टाइम टाइम पे उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि जो देश है उनको अधिक लोन प्रोवाइड हो सके और उनमें तरलता अधिक से अधिक जा सके। जैसे मान लें हम मानते हैं कि आरंभ में जब IMF शुरू में हो, वहाँ पे आरंभ में केवल $3.5 बिलियन था जो कोटा है। 1993 में $205 बिलियन हो गया, और 2009 में $217 बिलियन हो गया, और 2016 के अंदर यह बढ़ता ही चला गया। इसके बाद वित्तीय सहायता, IMF सदस्यों की भुगतान से इस घाटे के सुधार के लिए अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है। कि भाई जो भुगतान घाटा हो रहा है IMF उसमें सहायता करता है कि उसको पूरा किया जा सके। सदस्य देश अपने कोटे का 25% भाग लगभग स्वचालित ढंग से बिना किसी रोक के उधार ले सकता है। यानी कि जो उनका कोटा है वह उसका 25% भाग बिना किसी रोक टोक के वो उधार ले सकता है कभी भी। अब तीसरा, साख भाग के अंतर्गत ऋण की सीमा को बढ़ाना, यानी कि जैसे जैसे साख भाग के अंतर्गत सदस्य देशों की ऋण लेने की सीमा को समय बीतने के साथ धीरे धीरे बढ़ाया गया है। वर्तमान समय में सदस्य अपने नए कोटे में 450% समान ऋण ले सकते हैं। ऋण की सीमा पर प्रति वर्ष विचार किया जाता है, यानी कि 450% ऋण तो ले सकते हैं और हर साल इस पर विचार किया जा रहा है इनको बढ़ाने के लिए, ताकि तरलता की कमी ना हो। इसके बाद है अदला बदली व्यवस्थाएं, यानी कि स्वैप अरेंजमेंट। हम देखेंगे अभी हमने जापान के साथ स्वैप किया है, अभी अमेरिका के साथ बात चल रही है हमारी। तो ये सारी चीज़ें IMF के द्वारा दी गई है। ये देखते हैं क्या है ये अदला बदली व्यवस्थाएं। तो 1960 के दशक के आरंभ में 10 के ग्रुप में केंद्रीय बैंकों में समझौता किया गया, यानी कि 10 ग्रुप में बैंकों में समझौता किया गया। इसके तहत वे एक दूसरे की करेंसी की अदला बदली कर सकते हैं। भुगतान के स्थायी संतुलनों पर काबू पाने के लिए अल्पकालीन ऋण भी दे सकते हैं। ऐसे में समझौते को IMF की स्वीकृति प्राप्त थी, परंतु ये सीधे क्षेत्र में नहीं आते थे। यह व्यवस्था बहुत सीमित थी। 10 देशों के ग्रुप के अतिरिक्त अन्य देशों की तरलता की कमी दूर करने में सहायता नहीं कर सकती थी। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने 10 देशों का ग्रुप बनाया और उसके अंदर कहा गया कि हम एक दूसरे की करेंसी को अदला बदली कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। इसका दायरा छोटा था और धीरे धीरे IMF के उसमें से ये अलग था, तो इसीलिए इससे भी लिक्विडिटी बढ़ सकती है, लेकिन 10 देशों के अलावा और देशों के में नहीं बढ़ सकती। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे अब फिलहाल हमारे 2020 के अंदर बहुत सारे देश इसके अंदर आ गए हैं। अब नई ऋण सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की कमी को दूर करने के उद्देश्य से 1960 में ऋण सुविधाओं में फैलाव कर रहा है और नई नई CFF, BSFF यानी कि वित्त व्यवस्था की सुविधा, बफर स्टॉक वित्त व्यवस्था की सुविधा, और EFF विस्तृत निधि सुविधा, SFF वित्तीय व्यवस्था सुविधा, ऑयल तेल सुविधा, ट्रस्ट कोष इत्यादि ये सारी चीज़ें दी गई है IMF के द्वारा। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका लास्ट, विशेष आहरण अधिकार SDR। ये होता क्या है और ये किस तरीके से कार्य करता है। अब देखेंगे बहुत सारे जो दो देश थे उनका कोटाज बटा हुआ था और जो डेवलप कंट्री थी उनका कोटा ज़्यादा है। तो क्या होता कि ज़्यादातर कंट्री जो डेवलप कंट्री है उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपने जो अधिकार थे अगर वो सारे के सारे उस हिसाब से
तो बहुत सारे देश थे जिनका हाई कोटा था, तो वो ये लिक्विडिटी की समस्या से निपटने के लिए बहुत तरीके से योगदान दे रहा था। अब क्या करें, जब उच्च कोटे वाले देश अपने ऋण लेने के लिए अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जब कुछ देश की करेंसी जिनकी पूर्ति कम थी उनके लिए मांग बहुत शक्तिशाली हो जाती है, और जब ऐसे देश जो सामान्य ऋण व्यवस्था वाले सहायता कर सकते हैं परंतु वित्तीय संकट में फंस जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से आईएमएफ को गड्ढे में धकेल दिया गया है। कहने का मतलब ये है, मान लो अब अमेरिका का 17% है और जापान का 6.5%, चाइना का 6.5%, यानी कि टॉप जो हमारी 5 कंट्री है, अगर वो आईएमएफ से एकदम ऋण ले ले तो आईएमएफ के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, वो गरीब देशों को क्या देंगे। तो और या फिर जो ज़्यादा कोटा मतलब कि ज़्यादा डोनेशन देते हैं आईएमएफ को, अगर वो ही देश अगर ऋण की मांग करने लग जाए तो बाकी देश कहाँ जाएंगे। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि आईएमएफ के पास बहुत सारी मुसीबत आ गई, यानी कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई और उसको एक तरीके से गड्ढे में ढकेल दिया गया। इसी के लिए बहुत सारी बैठकें हुई और 1963 में इसके लिए प्रयत्न शुरू किए गए इस समस्या को दूर करने के लिए। तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1963 में प्रयत्न शुरू किए गए कि 10 देशों के ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के कार्यकरण और भविष्य की संभावित तरलता की आवश्यकता की विस्तृत जांच करने के लिए अधिकारों की एक समिति बनाई गई। इस जांच के आधार पर 1965 में ओस्ला रिपोर्ट और जुलाई में 1966 के अंदर उन्हें एमीजर रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ओस्लो रिपोर्ट में नई प्रकार की तरलता के प्रस्ताव का विवरण किया और विश्लेषण किया, और एमीजर रिपोर्ट के अंदर जो भी विशिष्ट पॉजिटिव प्रस्ताव थे उनको बताया गया। तो एक रियो डी जुनेरो के अंदर बैठक हुई और उसके अंदर एसडीआर स्कीम की रूपरेखा बनाई गई, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट। 1968 के सदस्य की समझौते की धारा में संशोधन किया गया और सितंबर 1969 में आईएमएफ के प्रबंधक निर्देशक और कार्यकारिणी निदेशक ने अगले 3 वर्षों के लिए एसडीआर को औपचारिक प्रस्ताव में पास कर दिया गया, और 1 जनवरी 1970 के अंदर एसडीआर $3.5 बिलियन का पहला आवंटन किया गया। एसडीआर को एक तरीके से हम कागजी सोना भी कह सकते हैं कि कागजी सोना है ये। तो देखो कैसे, भागीदार देशों की आईएमएफ की विशेष आरण लेखा की किताबी प्रविष्टि है। सारे सदस्य का भागीदार होना आवश्यक नहीं है, इसके अंदर कि सारे सदस्य इसके भागीदार हो, ये भी आवश्यक नहीं है। भागीदारों को उनके आईएमएफ कोटे के आधार पर एसडीआर का आवंटन किया जाएगा कि जो उनका कोटा है उसी के आधार पर एसडीआर का अलॉटमेंट किया जाएगा, उनका आवंटन किया जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे। एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व की पूर्ति में शुद्ध सर्जन यानी कि शुद्ध सर्जन को प्रकट करते हैं, और यह सोने की खोज के समान है। जिस प्रकार सोने का किसी भी करेंसी के साथ विनिमय किया जा सकता है, इसी प्रकार एसडीआर का भी किसी करेंसी के साथ विनिमय किया जा सकता है। यही कारण है इसे कागजी सोना कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब ये है कि यह जो करेंसी है, यानी कि इसको हम एक तरीके से करेंसी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यह किसी करेंसी से भी कम नहीं है। यह एक प्रकार का सोना है, जिसे सोने को हम किसी भी कहीं भी एक्सचेंज विनिमय में चला सकते हैं। इसी तरह एसडीआर भी किसी भी तरीके से विनिमय किया जा सकता है, और इसको कागजी सोना इसीलिए कहा जा सकता है। आरंभ में एक एसडीआर किसके बराबर था, 0.88617 ग्राम सोने के समान था, और बाद में इसे अमेरिकी डॉलर के मूल्य के समान के बनाया गया, और इसी तरह के इसमें चेंजमेंट होने लगे। 1973 में एसडीआर का मूल्य 16 सबसे अधिक विस्तृत रूप में प्रयोग होने वाली करेंसियों की बास्केट के आधार पर निर्धारित किया गया। कहने का मतलब यह है, एसडीआर को 1973 के बाद 16 ऐसी करेंसी जो सबसे टॉप में थी उनके एक बास्केट यानी कि बास्केट के रूप में निर्धारित किया गया। बाद में इनकी संख्या घटाकर 5 कर दी गई। तो वो कौन कौन सी 5 संख्या है, सबसे पहले अमेरिकी डॉलर है, फिर जर्मन का मार्क है, ब्रिटिश का पौंड है, फ्रांस का फ्रैंक है, और जापानी येन है। तो इसका जो इसकी टोकरी है या जो इसका बास्केट है, इन 5 के आधार पर ही निर्धारित किया गया। अब 1988 के अंत में
एक SDR 1.346 अमेरिकी डॉलर के समान हो गया। बाद में अभी अक्टूबर 2016 के अंदर जो चीन की करेंसी है युआन, उसको भी SDR में शामिल कर लिया गया। तो इससे आपको पता लग ही रहा होगा कि SDR क्या है, कि SDR को हम किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन 6 के अंदर हम किसी भी रूप में जितना हमारा कोटा है इन 6 करेंसी के आधार पर इनको हम लोन में ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और एक बात और आपसे एक इम्पोर्टेंट डिस्कस करना था। अभी जब हमारे देश में कोविड-19 का वक्त चल रहा है, तो अभी कुछ टाइम पहले हमारी मीटिंग हुई थी IMF की, उसके अंदर हमारी वित्त मंत्री भी गई थी। तो उन्होंने कहा है कि हम लोन प्रोवाइड करेंगे कोटा के आधार पर। तो यहाँ पे अमेरिका और इंडिया ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जो अगर मान लो टॉप जो अगर कंट्री है, अगर वो SDR का प्रयोग करके अपना कोटाज निकाल लेती है, तो बाकी जो हमारी अल्पविकसित कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है या जो भी हमारे गरीब देश हैं, उनका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें सोचने लायक है, आप सोचना। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।